हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी खुश होंगे, शानदार तरीके से अपना ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और दमदारी के साथ अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे, ताकि आप नीट 2021 में बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर बने। 21 में तो नहीं बनोगे, अब आप बोलेंगे सर 21 में कैसे बन जाएंगे। हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर बनने वाले कॉलेज में जाए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए, एम्स में जाए। एक बार चले गए तो जरूर बन करके ही निकलोगे, ज़्यादा चांसेस तो यही होता है ना। तो आई होप आप सभी उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आपका अपना आयुष सर आप सभी को इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। इस बार मैं उसी टॉपिक को दूसरे भाषा में लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। वह दूसरा भाषा कोई रशियन और फ्रेंच नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी होने वाली है। मैं और मेरे सारे टीम के मेंबर्स इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग बहुत ही शानदार कंटेंट दोनों भाषाओं में देने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं दमदारी के साथ देने वाले हैं, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको और चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। ऐसा ना हो कि ऊपर से चला जाए सारी चीज़ें, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इंग्लिश में कहते हैं, और उसको हिंदी में अपन डी ब्रोगली की परिकल्पना कहते हैं, जो कि परमाणु संरचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर बच्चों को इनकी बस स्टेटमेंट्स याद होती हैं, फॉर्मूलाज याद होता है, लेकिन उन्हें फील नहीं कर पाते हैं कि कोई द्रव्य किस प्रकार से तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। तो आज मैं इस चीज को आपको फील कराऊंगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चीजें आपको क्लियर होगी अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते हो तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज को शुरुआत करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझाने वाला हूं, कुछ कंडीशंस के साथ, ताकि आपको वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा से समझ में आए, ताकि आप कण जो मतलब कोई चीज है जो कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, या कोई चीज है जो तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, या कैसे पता चलेगा कि कोई वेव की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो उसको समझाने जा रहा हूं। उसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आपके सामने आया हूं। मेरे द्वारा ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, रिचर्ड फीनमैन के द्वारा किया गया था। उसी एक्सपेरिमेंट को मैं बहुत ही इजी और बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक साइड में गन ले लिया, बंदूक ले ली। अब बंदूक से क्या निकल रही होगी? गोलियां निकल रही होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, गोलियां आपको नहीं लगने वाली है। इस बंदूक से गोलियां की बौछार तो होगी, लेकिन वह बौछार आप पे नहीं, इस स्क्रीन पे होगी, इस छिद्र वाले स्क्रीन पर होगी, जिसपे इस स्क्रीन पर जिन्होंने दो छेद किए, एक का नाम होल 1 रखा गया, एक का नाम होल 1 रखा गया और एक का नाम होल 2 रखा गया। और उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम होल 2 को बंद कर दिया और होल 1 को खुला छोड़ दिया। होल 1 को खुले छोड़ने पर जो उनको देखने को मिला, किस पर? स्क्रीन पर। वो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। किस चीज का ऑब्जर्वेशन ले रहे थे? किस चीज को वो समझने की प्रयास कर रहे थे? वो समझने का यह प्रयास कर रहे थे कि यह जो गोलियां होल 1 से निकल रही है, वो इस स्क्रीन पे कहां पर टकरा रही होगी, कैसे टकरा रही होगी, इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इस चीज को समझते 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 क्या देखने को मिला पता है आपको? कि इस जगह पर गोलियां सबसे ज्यादा टकरा रही थी। इसीलिए जब उन्होंने इस कर्व को ड्रॉ किया तो उनका जो ये क्या बता रहा है, ये कर्व क्या बता रहा है? यह हीटिंग को बता रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा हीटिंग हुई होगी। मान लो अगर N1 हीटिंग हो रही है, N1 नंबर्स ऑफ गोली निकल रही है इस टोटल में, तो उस N1 में जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हीटिंग है वो इस जगह पे हो रही होगी। बोलेगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर होल 1 खोल के रखे हो तो होल 1 के सामने वाली जगह पे तो हीटिंग मैक्सिमम होगी।
लेकिन खास बात यह है कि होल 1 के सामने तो मैक्सिमम होगी, लेकिन बाकी सब जगह पर भी ऐसा नहीं है कि हीटिंग होगी ही नहीं, बाकी सब जगह पर भी हीटिंग हो रही होगी। यहां ज्यादा, यहां पर कम, और दूर जाओगे कम होगा, प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी, संभावनाएं कम होती जाएगी, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि हीटिंग होगी ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलोगे सर हमको तो ये बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहां पर हीटिंग कैसे हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा जो यहां से गोलियां निकल रही है ना, वो गोलियां सिर्फ इनके बीच से नहीं निकल रही होगी, वह उनमें से कुछ गोलियां यहां पर भी टकरा रही होगी, कुछ गोलियां यहां पर भी टकरा रही होगी, और जब यहां पर टकरा रही होगी तो हो सकता है कि कुछ हीटिंग करते वक्त गोली इधर आ जाए या ऊपर चला जाए, या यहां से टकराने के कारण भी उनका डायरेक्शन चेंज हो जाए। हाँ, यह संभावनाएं कम है, लेकिन शून्य नहीं है या जीरो नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने होल 2 को खोल दिया, होल 1 को बंद कर दिया। देखने को क्या मिला होगा, आई होप आप सब इमेजिन कर पा रहे होंगे। बोलेंगे बड़ा ही आसान सा बात है सर, होल 1 को बंद कर दिया, होल 2 को खोल दिया, तो अब मैक्सिमम हीटिंग कहां पर बढ़ गई होगी, यहां पर बढ़ गई होगी। यहां पर बढ़ गई होगी। अब यहां पर बढ़ जाने के कारण यह चीज क्लियर हो रही है। मान लो यहां पर टोटल हीटिंग N2 नंबर ऑफ बुलेट्स का हो रहा है, तो यहां पर बढ़ गया, और यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर भी शून्य नहीं हो रहा होगा। हाँ, संभावनाएं कम होगी, शून्य नहीं होगी। फिर इन्होंने क्या किया, इस दोनों होल्स को खोल दिया। अब दोनों होल्स को खोलने के बाद, अरे भाई गजब हो गया, दोनों होल्स को जैसे ही खोला, अब गोलियों का बौछार होने लगा दोनों होल्स के तरफ से, दनादन दनादन दनादन, लाइक AK-47, ठीक है, दनादन गोलियां निकलने लगी, होल 1 से भी निकलने लगी, होल 2 से भी निकलने लगी, और उसके बाद जो उनको देखने को मिला वह कर्व कुछ ऐसा आया, वह हीटिंग का कर्व कुछ ऐसा दर्शा रहा था। अब बात बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, होल 2 में ज्यादा हो गया, होल 1 में भी ज्यादा हो गया, दोनों खोले तो दोनों के सामने में ज्यादा हो गया। बात इतनी सी नहीं है, बात यह भी है कि हाँ, होल 2 के सामने भी ज्यादा था, होल 1 के सामने भी ज्यादा था, लेकिन जितना मैक्सिमम हीटिंग, जितना ज्यादा जो टकराना था गोली का, वह पहले केस में हो रहा था, उससे ज्यादा टकरावट तीसरे केस में हो रही थी जब दोनों होल्स को खोल दिया गया था। ठीक उसी प्रकार दूसरे केस में जितना होल 2 के सामने में गोलियां टकरा रही थी, उससे बेसी यहां पर टकरा रही थी गोलियां। अर्थात क्यों बढ़ गई, क्योंकि होल 2 के कारण तो ये आ ही रहा था हीटिंग मैक्सिमम, लेकिन होल 1 के कारण भी शून्य नहीं था कि हीटिंग उतना ही रह जाए, गोलियों का टकराना उतना ही रह जाए। आ रही है बात समझ में? जिस कारण यह बढ़ गया, जिस कारण यहां पर यह बढ़ गया। अब सोचो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज कण के तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है तो डायरेक्ट वह क्या होती है, जुड़ जाती है। उनका मिलन कैसा होता है, रचनात्मक होता है, विनाशकारी नहीं होता है, रचनात्मक, बढ़ जाता है। उनका मिलन पर हमेशा चीजें बढ़ती है। तो यहां पर N1 था, यहां N2 था, तो यहां पर कितना हो गया होगा बेटा, N1 प्लस N2 हो गया होगा। अब यह किस चीज को दर्शाने का, यह पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष यह निकाला कि अगर कोई दो चीज कण के तरह व्यवहार करती है और उन दोनों का चलने का या प्रोपागेट करने का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह अगर सेम हो जाए तो वह जब भी आपस में मिलेंगे, डायरेक्शन सेम होना जरूरी है ना, दिशा सेम होना जरूरी है, तो जब भी वह आपस में मिलेंगे तो रचनात्मक तरीके से मिलेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने दूसरी बार तरंग व्यवहार को समझने का प्रयास किया।
और तरंग व्यवहार को समझने के लिए किरण लाइट से बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। उस बंदूक को हटा दिया और बंदूक के जगह पर बल्ब लगा दिया, और बल्ब लगा के उसी तरीका से उसी एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद वह कुछ निष्कर्ष निकाले कि अगर कोई चीज तरंग की तरह व्यवहार करेगी तो वह किस तरीके से व्यवहार करेगी, इस चीज को समझने की कोशिश की। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से उन्होंने फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को समझाया। उस एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने उसी तरीका से समझाया, होल 1 लिया, होल 2 लिया, लेकिन इस बार बंदूक से गोलियां नहीं निकल रही थी, डरने की अब तो कोई बात है ही नहीं। अब सामने में रख दिया बल्ब, और बल्ब से निकल रही थी किरणें, प्रकाश की किरणें। तो यह जो प्रकाश की किरणें निकल रही थी, ऐसे ही नहीं जाने दे दिया, उन्होंने फिर से कंडीशन लगा दिया, बोला नहीं जाने तो दूंगा, लेकिन अब होल 2 को बेटा बंद करो और होल 1 को खोल दो। दोनों गेट नहीं खोला, एक गेट बंद किया, दूसरा गेट खोल दिया। जैसे ही पहला गेट उन्होंने खोला, उनके सामने जो किरण के कारण जो पहले स्क्रीन पर ऑब्जर्वेशन निष्कर्ष निकल रहा था, वह क्या निकल रहा था पता है? सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा चमक जो थी वो होल 1 के सामने वाले पार्ट में थी। और इस चमक को क्या चीज से देख सकते हैं? इंटेंसिटी से देख सकते हैं। तो यहां पर इस इंटेंसिटी को I1 रखा गया। यहां पर चमक सबसे ज्यादा थी, सर्वाधिक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ चमक यही थी और बाकी सब जगह चमक खत्म थी, जीरो थी, शून्य थी, बाकी सब जगह कालापन था, ऐसा नहीं था। यहां पर चमक सर्वाधिक थी, लेकिन बाकी सब जगहों पर भी उस किरणों का प्रभाव था और चमक थोड़ी 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 नजर आ रही थी। फिर इन्होंने क्या किया पता है? फिर वही बात की। अब क्या किया इन्होंने? होल 2 को खोल दिया, होल 1 को बंद कर दिया। अब जो उनके सामने में निष्कर्ष आ रहा था वह फिर से वही आया, लेकिन इस बार हीटिंग वाला नहीं आ रहा था, क्योंकि ये गोलियां थोड़ी थी। ये क्या थी? ये तो प्रकाश की किरणें थी। यह तो प्रकाश की किरणें थी। और जो उनके सामने में ऑब्जर्वेशन आ रहा था वह फिर से कुछ इसी प्रकार से आ रहा था। जो चमक थी वह सर्वाधिक कहां थी? इस होल 2 के सामने में, यहां पर थी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ यहीं पर चमक थी, बाकी सब जगह कालापन था, ऐसा कतई नहीं है। हां, सर्वाधिक होल 2 के सामने में था क्या? चमक। तो यहां पर I2। तो आपको भी चमक रहा होगा कॉन्सेप्ट, है ना? अब हुआ क्या? फिर से उन्होंने वही काम किया। अब होल 1 को भी खोल दिया और होल 2 को भी खोल दिया। खोलने के बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, और उनके सामने इस बार जो ऑब्जर्वेशन था अलग था। अब बोलोगे सर अलग क्या था? इससे पहले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बता दिया था। अलग तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान जो होता है ना, इंसान हमेशा होप से जुड़ा हुआ रहता है। उसको हमेशा आशाएं रहती है कि एक समय ऐसा आएगा कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग करेंगे जिससे मेरा नाम हो जाएगा। तो यहां पर उसके दिमाग में क्या आ रहा था पता है? यह इन दोनों कर्व को देखते हुए आ रहा था कि नहीं, जैसा यंग्स ने कहा है ना, शायद हो सकता है कि कुछ बात पलट जाए। लेकिन बात पलटी नहीं, चीजें वही आई सामने निकल करके कि इस बार उसने इंटेंसिटी को जब देखा, इस स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया, तो कहीं पर देखा चमक सर्वाधिक थी, कहीं पर चमक सर्वाधिक थी और कहीं पर चमक बहुत कम थी। फिर सर्वाधिक, फिर कम, फिर सर्वाधिक। कम बोल सकते हो, न्यूनतम कह सकते हो। कम से बेहतरीन शब्द है न्यूनतम।
फिर सर्वाधिक, फिर न्यूनतम। अब सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, ऐसा ही कर्व नजर आ रहा था। किस चीज का? इस प्रकाश के चमक का। लेकिन कब? जब होल 1 को भी तुमने खोल दिया, होल 2 को भी खोल दिया, और यह जो चमक इस स्क्रीन पर वह इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर कोई चीज तरंग के तरह व्यवहार कर रही हो, तो जब भी वह दो चीज आपस में मिल रही होगी, भले उनका दिशाएं सेम हो, जाने की दिशाएं सेम हो, लेकिन उसके बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि उनका मिलन रचनात्मक होगा, उनका मिलन विनाशी भी हो सकता है। क्योंकि रचनात्मक होगा तो हमेशा बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उनको एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई कण के तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है तो हमेशा मिलन रचनात्मक होगा, लेकिन अगर कोई तरंग के तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है तो मिलन रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशी भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ होगा? अब जो कि वो डी ब्रोगली की परिकल्पना को समझाने के प्रयास कर रहे थे, तो उनको तो कण के अंदर तरंग, कण के अंदर, सॉरी आप ऐसा भी कह सकते हो कि द्रव्य के अंदर कण तो है ही, ये पता चल गया था, लेकिन उसी द्रव्य के अंदर तरंग को खोज रहे थे कि किस प्रकार से वह जो द्रव्य है वो तरंग के तरह भी व्यवहार प्रदर्शित कर दे। तो उनका जो सोचना है, डी ब्रोगली का परिकल्पना को मैं बहुत ही शानदार तरीके से समझा पाऊंगा। तो उन्होंने एक बार गोलियां ले ली और एक बार प्रकाश का कुंज ले लिया जिससे प्रकाश निकल रही थी। अब उन्होंने क्या किया होगा? उनको तो द्रव्य का तरंग व्यवहार को समझाना था, तो तीसरी बार उन्होंने किसको लिया? द्रव्य को तो लिया था, लेकिन वह सोचे कि क्यों ना द्रव्य को इतना छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए ताकि उसका तरंग का व्यवहार हमारे सामने प्रदर्शित हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर छोटा क्यों कर दिया जाए, बड़ा क्यों नहीं किया जाए? अरे भाई, दुनिया में तो सब कुछ बड़ा बड़ा है और किसी में भी तरंग का व्यवहार उन्हें नजर आ नहीं रहा था। तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि क्यों ना उस द्रव्य को बहुत छोटा कर दिया जाए और उसका वजन को बहुत 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 छोटा कर दिया जाए। तो उन्होंने किसको लिया? इस बार उन्होंने द्रव्य के तौर पर इलेक्ट्रॉन को लिया था। वह इलेक्ट्रॉन जिसका वजन बहुत कम था, जो बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने यह कार्य किया तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से क्या लेना पड़ा? अब इस बार गन से गोलियां नहीं निकल रही थी, इस बार गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। और इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे थे, बड़े तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, बड़े जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जस्ट लाइक AK-47 को देखो, एकदम दन 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 गोलियां चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से इस बार ये जो गन था, इस गन को इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन गन से गोलियां नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और बहुत तेजी से, बहुत 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 तेजी से निकल रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, वही बात कहा कि होल 2 को बंद कर दिया जाए, होल 1 को खोल दिया जाए। और फिर से उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जो उनके सामने में कर्व बना वो ठीक वैसा ही बन रहा था जैसा कि बुलेट गोलियों के समय बन रहा था, जैसा कि प्रकाश कुंज के समय बन रहा था। कोई फर्क नहीं था। अभी भी हीटिंग मैक्सिमम कहां थी? इलेक्ट्रॉनों की होल 1 के सामने। फिर इन्होंने क्या किया होगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने होल 2 को खोल दिया और होल 1 को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो इनके पास नजर आया कर्व, फिर से कैसा नजर आया? जैसा गोलियों के केस में हो रहा था और जैसा प्रकाश कुंज के केस में हो रहा था। इस बार निकल क्या रही थी इनसे?
गोलियां, लेकिन इससे तो पास नहीं हो पा रही थी। कारण क्या है? इस बार छिद्र 1 बंद है, छिद्र 2 खुला हुआ है, और कर्व फिर ऐसा आया। तो ये इंटेंसिटी 1 है, ये इंटेंसिटी 2 है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। या तुम इसे इंटेंसिटी मान लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो जो हिट कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया पता है? वही दोनों छिद्र को खोल दिया और फिर ऑब्जर्वेशन लिया, और ऑब्जर्वेशन जो था वो चौंकाने वाला था। क्यों चौंकाने वाला था पता है? वह तो इलेक्ट्रॉन को क्या समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कण के तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि अभी तक इनसे पहले, डी ब्रोगली से पहले बोहर ने यही समझाया था। क्या? इलेक्ट्रॉन का कण का व्यवहार को लेकर उन्होंने अपना मॉडल दे दिया था परमाणु संरचना का। लेकिन जैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाया, वह चौंक गए। सिर्फ वही नहीं चौंके, बाकी सारे जितने भी विज्ञान जगत में मौजूद वैज्ञानिक है, सब के सब चकित रह गए कि अरे ये क्या हो गया? जिसको अभी तक हम कण समझ रहे थे, उनमें तो तरंग आ रहा है। यह ठीक उसी प्रकार है कि जिसे तुम लड़का समझ रहे थे, कल तक तुम उसे लड़का समझ रहे थे और आज उसमें लड़की का व्यवहार नजर आ रहा है। या ऐसा भी, जिसे तुम लड़की समझ रहे थे उसमें लड़का का व्यवहार कल से नजर आने लगे। तो यह बात चौंकाने वाली तो थी, और यह जो बात चौंकाने वाली थी ना, ये पूरे विज्ञान जगत को हिला के रख दी कि यह जो द्रव्य है, यह द्रव्य में भी तरंग का व्यवहार मौजूद है। अब वैज्ञानिक के अंदर एक बड़ा सा कॉमन सी बातें रहती हैं कि वह हर चीज के पीछे सोचने लगते हैं ज्यादा। ठीक है, अब वो उनके दिमाग में आया, यार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 से निकल रहा है, इनको तो मिल के रचनात्मक मिलन करना चाहिए था। लेकिन जो मिलन हो रहा था वह रचनात्मक भी था और विनाशी भी था, जो तरंग व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अब वह यह सोचने में लग गए कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो किस छिद्र से निकल रहा है। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने इस बार जोरदारी से AK-47 टाइप दन 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला, बल्कि इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे, धीमे धीमे निकालने का विचार किया। और सिर्फ यही विचार नहीं किया, बल्कि एक्सपेरिमेंट तो कुछ वैसा ही था कि होल 2 को बंद किया जाए, होल 1 को खोल दिया जाए। लेकिन अब इसमें उन्होंने इस बात को समझने की जब कोशिश की कि आखिरकार यह तरंग व्यवहार तो दर्शा रहा है, लेकिन यह तरंग किस प्रकार का है, कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना चाह रहा था। जब यह चीज को समझने की कोशिश की इन वैज्ञानिकों ने, पता है क्या हुआ? आइए देखिए क्या हुआ। उन्होंने क्या किया? होशियारी करते वक्त बीच में रख दिया प्रकाश का कुंज, यहां रख दिया इलेक्ट्रॉन गन, कर दिया होल 2 को बंद और खोल दिया होल 1 को, छिद्र 1 को खोल दिया। और अब आपके मन में आ रहा है, अरे सर इसको तो यहां रखना चाहिए था, यहां पर क्यों रख दिया? यहां पर रखने के पीछे कारण है कि जो प्रकाश का कुंज है उनमें से फोटोन निकल रहा होगा, और वह जो फोटोन है वह प्रकाश का कण व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो अगर होल 1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और प्रकाश कुंज से फोटोन निकल रहा है, तो वह इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? टकराएगा। और जब भी टकराएगा तो क्या होगा? फ्लैश जनरेट हो जाएगा, चमक उत्पन्न होगी। तो साइंटिस्ट ने यह सोचा, पहले एक बार होल 2 को बंद करके देखते चमक किस ओर है, फिर एक बार होल 1 को बंद करके देखेंगे चमक किस ओर है, और एक बार दोनों को खोल के देखेंगे कि भाई चमक किस ओर है। और अगर चमक ऊपर की ओर हुआ, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रही है वह ऊपर वाले छिद्र से निकल रही होगी।
और अगर नीचे चमक हुआ, इसका अर्थ यह निकलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो नीचे वाले छिद्र से निकल रही होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने किया, एक बार होल 2 को बंद किया, होल 1 को खोला, तो उनके सामने जो चमक उत्पन्न हो रही थी ऊपर में हो रही थी, और जो कर्व उनके सामने आ रहा था वह कुछ उसी प्रकार का आ रहा था जैसा हमने तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। ठीक उसी प्रकार का आ रहा था, कोई अंतर नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फिर उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, होल 1 को बंद कर दिया, होल 2 को खोल दिया, और इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे होंगे, होल 2 से निकल रहे होंगे। और फिर जो उनके सामने ऑब्जर्वेशन आता कुछ इस प्रकार का आता है। और जैसे ही ये आया, इसमें भी कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं थी कि फ्लैश यही क्रिएट होगा, फ्लैश यही क्रिएट होगा। कारण आपने छिद्र 2 को खोल रखा, छिद्र 1 को क्या कर रखा, बंद। तो जैसे ही यहां ये वाला दरवाजा खुला, फ्लैश यहां क्रिएट हुआ, और इंटेंसिटी जो था वो यहां पर मैक्सिमम देखने को मिला, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मैक्सिमम देखने को मिला। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने वही कार्य किया जो अभी तक करते आ रहे थे, दोनों होल्स को खोल दिया, प्रकाश कुंज रख दिया, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जोरदारिता के साथ नहीं, एकदम जोरों शोरों से निकाल रहे थे, नहीं, धीरे धीरे धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन निकल रही थी। लेकिन इस बार जो उनके सामने में ऑब्जर्वेशन आया, जो निष्कर्ष निकल के आया, वो फिर से वैज्ञानिकों को हिला के रख दिया। और देखिए क्या आया, अब आपको भी समझ में आ गया। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रही थी और आपने दोनों छिद्र को खोल रखा था, तो जो कर्व बन रहा था वो कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन इस बार कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं पानी कम, ऐसा नहीं, हर जगह ज्यादा ही ज्यादा, सर्वाधिक ही सर्वाधिक था। अर्थात इस बार रचनात्मक ही मिलन हो रहा था। अब बोलोगे सर चमक किस तरफ था, बोले तो लोगों को चौंका दिया। लोग यह जब जानने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन किस छिद्र से निकल रहा है, तो चमक ऊपर भी नहीं हो रहा था, चमक नीचे भी नहीं हो रहा था। सोचो यह विज्ञान की कितनी बड़ी, बोल सकते हो, रहस्यमयी चीजें हैं कि जिसको वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे, आज तक नहीं समझ पाए कि आखिरकार मैटर वेव दिखता कैसा है। और लोग किताबों में बना भी देते हैं, समझ ही नहीं पाए आज तक। क्यों? जैसे ही उन्होंने ज्यादा जानने की प्रयास किया, इलेक्ट्रॉन ने अपना नेचर ही बदल दिया, अपना व्यवहार ही बदल दिया। भाई कैसे? पहले तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे, जैसे ही प्रकाश कुंज को डाला जानने के लिए, समझने के लिए, उन्होंने अपना व्यवहार को क्या कर दिया, पलट के रख दिया। अभी तक तरंग, ज्यादा जानने की कोशिश किया, कण की तरह व्यवहार, लो जान लो। बोलते, सोच लो, बोला तुम होशियार हो, मानते, तुम वैज्ञानिक हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा दिमाग किसके पास है? मेरे पास, अर्थात मेरे पास नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के पास। कि जैसे ही तुम उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हो, वह अपना व्यवहार को ही बदल देता है। अर्थात वही इलेक्ट्रॉन कभी तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, और वही इलेक्ट्रॉन कभी कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इलेक्ट्रॉन आखिरकार है क्या? इलेक्ट्रॉन भी तो एक प्रकार का द्रव्य ही है। तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जो द्रव्य होते हैं वह द्वैत व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उनमें कण वाला व्यवहार भी होता है और उनमें तरंग वाला व्यवहार भी होता है। अब ये सारी एक्सपेरिमेंट तो रिचर्ड फीनमैन ने बहुत बाद में दिया। पहले तो डी ब्रोगले ने पहले ही अपनी परिकल्पना दे दी थी। परिकल्पना अर्थात उसके पास किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ही नहीं।
तो उसकी यह परिकल्पना उसके दिमाग में आई कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। कैसे आई होगी? रात में भगवान थोड़ी आए होंगे, बोलेंगे बेटा कल परिकल्पना दे देना। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे भी ख्याल में आते। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारे ख्याल में शायद कुछ और आ रहा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके दिमाग में आता। लेकिन सवाल है कि दिमाग कहीं ना कहीं से उसे हिंट तो मिला होगा कि हाँ इस तरीका से सोचा जा सकता है। तो आइए इस बात को समझते हैं, लेकिन उससे पूर्व अपन डी ब्रोगली की परिकल्पना वाले स्टेटमेंट को समझते हैं, जिसको अपन हिंदी में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डी ब्रोगली अपने हाइपोथेसिस या परिकल्पना में यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश के अंदर द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्रकाश कभी कण के तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, कभी तरंग के तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो अगर प्रकाश दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है तो ठीक उसी प्रकार से द्रव्य भी दोनों प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है। वह कण के तरह भी प्रदर्शित कर सकता है और तरंग की तरह भी। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा जब आइंस्टीन ने इस बात को प्रूफ मोहर लगा दी थी प्लैंक्स की कि नहीं लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, वेव तो होता ही होता है लेकिन पार्टिकल नेचर भी होता है। प्लैंक्स ने सबसे पहले इस बात को बताया था, फिर आइंस्टीन ने उस पर मोहर लगा दी थी। जैसे ही आइंस्टीन ने उस पर मोहर लगाई तो डी ब्रोगली के दिमाग में यह बात को हिट किया कि जब प्रकाश पहले तरंग की तरह व्यवहार कर रहा था और उसमें अगर कण का व्यवहार आ सकता है तो ठीक उसी प्रकार से जो अभी कण के तरह कर रहा है उसमें भी तरंग व्यवहार होगा। हाँ, वो बात अलग है कि तरंग व्यवहार कम होगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है ना कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक जब बेबी का जन्म होता है या एक बेबी का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है मदर की वोम में, मदर के गर्भ में, तो क्या हो रहा होता पता है? उस बच्चे के अंदर दोनों तरह के ट्रेट्स होते हैं, मेल वाले भी फीमेल वाले भी। मतलब पुरुष वाला व्यवहार भी होता है और स्त्रियों वाला भी, लेकिन जो डोमिनेट करता है वैसा बच्चा उत्पन्न हो जाता है। अगर पुरुष वाला व्यवहार डोमिनेट करता है तो लड़का होता है, और अगर औरत वाला व्यवहार प्रदर्शित होता है तो उसके अंदर औरत वाला व्यवहार ज्यादा होगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य के अंदर भी द्वित व्यवहार है, लेकिन जिसकी मात्रा ज्यादा वैसा व्यवहार सभी के सामने में प्रदर्शित हो जाता है। अब यहां पर क्या हुआ, उन्होंने ये बात कह दी तो लोग कहने लगे कि अगर आप यह बात बड़े भरोसे के साथ कह रहे हो कि द्रव्य में कण के साथ साथ तरंग का व्यवहार भी है, तो तरंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तरंग के जो गुण हैं, चाहे दैर्ध्य हो, कम से कम वो तो बताइए कि किस प्रकार से वह निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया। वह फॉर्मूला क्या दिया था? वह फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv दिया था। अब सवाल उठता है ये लैम्डा क्या है? तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। यह तरंग किसका? यह द्रव्य तरंग दैर्ध्य है। इसको बहुत सारी जगहों पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। h क्या है? h है प्लांक्स नियतांक, जिसका मान 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। m क्या है? द्रव्यमान है जो कि केजी में होगा। v क्या है? वेग है जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। ये सारी चीजें SI यूनिट्स में होगी, अगर SI में है तो, और CGS में है तो CGS में होगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना? तो अगर कोई एक चीज भी CGS में तो या तो तुम सबको CGS में बदल दो, और अगर कोई एक चीज भी SI में तो या तो सबको SI में बदल दो, क्योंकि जो भी तुम उत्तर लाओगे वह किसी न किसी एक ही माध्यम पे देना होगा, या SI या CGS। तो आपको समझ में आ गया लैम्डा क्या है, h क्या है और mv क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में यह भी तो प्रश्न आना चाहिए कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र उन्होंने किस प्रकार से दिया? क्या फिर वही बात क्या रात को भगवान आके बता के गए थे कि बेटा ये सूत्र दे देना?
लैम्डा इज इक्वल टू h/mv अपने आप बन गया क्या? फिर कहीं ना कहीं से उनको हिंट मिला होगा, और वह हिंट मिला फोटोन का वेवलेंथ के थ्रू। उन्होंने फोटोन का वेवलेंथ को थोड़े अलग नजरिए से निकालने की कोशिश की। तो क्या निकल के आता, आओ देखें। यहीं पर दिखलाने का प्रयास करता हूं। लैम्डा निकालना है। उन्होंने बोला कि फोटोन के लिए ऊर्जा का जो सूत्र है वो E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू है, या न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और बोला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर भी होता है। और ये कैसे होता है? ये आइंस्टीन के हिसाब से होता है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। जिसको विज्ञान में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो उसको ये बात पता होगा कि एक E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर नाम का फॉर्मूला होता है। हाँ, इसको आप बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे जब आप कक्षा 12वीं में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तब आप इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच न्यू फोटोन के लिए लगता है और दूसरा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लगता है। और इस दोनों का उन्होंने क्या किया? मिलन करवाया और एक नया फॉर्मूला वेवलेंथ का निकाल करके सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और उस फोटोन वाले फॉर्मूला से इस द्रव्य के दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। तो कैसे निकाला? इस E इक्वल्स टू एच न्यू को वह क्या कर दिए? वह लिख दिए एच सी बाई लैम्डा, और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर तो था ही। और उन्होंने क्या क्या बोला? ये इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है, इस दोनों को इक्वेट कर दो। और जैसे ही तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे तो तुम्हारे सामने बन जाएगा एच सी बाई लैम्डा, और यहां पर आ जाएगा एम सी स्क्वेयर। और जैसे ही आया एक सी और एक सी कट गया, इस एम सी को उन्होंने नीचे उठा करके ले आया, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन गया? h बाई एम सी। लेकिन ये किसके लिए बना? फिर से वही कह रहा हूं, ये फोटोन के लिए बना। अब इसी से उन्होंने रिलेट करने का काम किया। बोला अब C के जगह पर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी लिख दो। कारण क्या है? यह C वेग है किसका? लाइट के जितना। और लाइट के जितना वेग किसका होता है? फोटोन का होता है। तो बोला आम जिंदगी में किसी भी द्रव्य का लाइट के जितना वेग तो हो नहीं सकता, तो उसका कुछ अपना वेग होगा। या थोड़ा सा दिमाग लगाया, उनका मैथमेटिक्स, उनका गणित बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत दमदार था उनका गणित। और उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ, यहां पर C आया है तो जो द्रव्यमान होंगे, जो द्रव्य होंगे उनका वेग लाइट के जितना तो नहीं हो सकता, लाइट से कम होगा। तो उस वेग को उन्होंने v मान लिया और एक फॉर्मूला निकाल के सभी के सामने दे दिया। वह फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। और उन्होंने कहा इसको एक और तरीका से दर्शा सकते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। यह फॉर्मूला सभी के सामने निकाल के दे दिया। इस प्रकार तरंग दैर्ध्य किसी द्रव्य का निकाला जा सकता है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वह रात में सपना देख करके सुबह उठ करके यह सूत्र निकाल करके नहीं दे दिए, दिमाग लगाया भाई साहब ने। भाई उनका दिमाग काफी तेज था, तभी तो वैज्ञानिक थे भाई, कमजोर थोड़ी था उनका दिमाग काफी शानदार था, तभी तो उन्होंने ये सूत्र को इसके हिंट के थ्रू निकाल करके सभी के सामने दे दी। अब देने के बाद एक जन कुछ दे देता ना, फिर लोग उसमें और भी कुछ और चीज नया नया निकाल करके दिखलाने लगता है। बोले कि ठीक है, यह तो किसी भी द्रव्य के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा आसान बना देंगे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, कि अगर मेरे पास कंडीशन कुछ और रहा तो फॉर्मूला कुछ और लगा देंगे। कोई जरूरी थोड़ी हर समय आपके सामने पी ही दिया गया हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का मान, गतिज ऊर्जा का मान आपके सामने आ जाए, तब क्या करेंगे? तो वो हर कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला बाद में वैज्ञानिकों ने निकाल लिया, ताकि चीजों के अलग अलग चीजों के लिए द्रव्य का तरंग दैर्ध्य बड़े आसानी से निकल सके। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार आगे चीजों को समझाया। तो उन्होंने कहा कि सभी के सामने ये फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला तो आ ही गया है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। क्यों ना इसका अलग अलग तरीका से अलग अलग फॉर्मूला को जनरेट किया गया। तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बोला m को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2m, यहां पर हो जाएगा ke, यहां पर 2m ke हो जाएगा, और ये हो जाएगा mv का स्क्वायर।
फिर स्क्वायर को उन्होंने हटाया और एक नया फॉर्मूला बना दिया 2m ke। यहां ke क्या था? ke गतिज ऊर्जा था, m क्या है? द्रव्यमान है। ये mv क्या है? इस mv को उन्होंने बोला mv क्या होता है? mv क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो यहां पर उन्होंने क्या लिखा? मोमेंटम को संवेग भी कहते हैं। तो उन्होंने यहां पर क्या लिखा? 2m ke। और यहां से उन्होंने क्या किया? मोमेंटम का एक रिलेशन बना दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। किसके साथ? गतिज ऊर्जा के साथ। तो अब बोला कि लैम्डा को हम लोग इस तरीका से और लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m ke। यह हो गया वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो बोला अगर गतिज ऊर्जा दिया हुआ रहेगा तो मोमेंटम से फिर काइनेटिक एनर्जी इतना मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट यह सूत्र लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब लोगों को चीजों को आसान बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत तो ज्यादातर लोग करना चाहते नहीं है। हाँ, काम हर कोई करना चाहता है, तो इसको और आसान बनाया गया। और आसान कैसे किया गया? मान लो और एक कंडीशन दे दिया, बोला गया कि अगर कोई आवेशित द्रव्य तुम्हारे पास मौजूद है और उसको किसी विभवांतर में रख दिया जाए, तो विभवांतर पे रखने पर तब क्या पता है ना, कोई भी आवेश को अगर किसी विभवांतर में आप रख दोगे तो वह आवेश भी मूव करने लगेगा, वह आवेश भी चलने लगेगा। हाँ, वह आवेशित द्रव्य का भी कुछ द्रव्यमान तो होगा। तो अब उन्होंने कहा कि अगर गतिज ऊर्जा के जगह तुमको उस द्रव्य का आवेश पता हो और विभवांतर पता हो, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? तब तो फिर काइनेटिक एनर्जी से काम नहीं चलने वाला। तो उसके लिए भी एक सूत्र उन्होंने बनाया। किस प्रकार से उन्होंने सूत्र बनाया, आओ देखें। तो उन्होंने कहा कि जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो Q इंटू V के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास अभी प्रेजेंट, वो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट होकर के बना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आवेश इंटू विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू Q इंटू V हो गया। अब यहां से उनके पास आवेशित द्रव्य के लिए सूत्र निकल करके आ गया। बोला कि अब वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई ke के जगह पे खाली क्या लिखना है? Q इंटू V। अब यह फॉर्मूला आ गया उनके सामने, और जैसे ये फॉर्मूला आया फिर उनके मन में लालच पड़ा। बोला यार, अगर इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, h का वैल्यू लिखेंगे, तब तो यार कैलकुलेशन करते करते हालत खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? पहले से ही इसको मास को रख दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग फॉर्मूला बना दिया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो h इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 2 इंटू 9.2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू V। यह एक फॉर्मूला रख दिया और इस सबको कैलकुलेट करके बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला सभी के सामने उत्पन्न करके रख दिया कि लो भैया, फॉर्मूला क्या होने वाला है? यह फॉर्मूला सभी के सामने रख दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी विभवांतर में रखते हो तो आप डायरेक्ट उसका क्या निकाल सकते हो? तरंगदैर्ध्य। इस सूत्र को लगा करके, दैट इज रूट अंडर 150 बाई V एंगस्ट्रॉम। इससे भी मन नहीं भरा। बोला कि मान लो यार, गैस भी तो है छोटा पार्टिकल, अगर हमको उसका तरंगदैर्ध्य निकालना होगा तब क्या करेंगे? तब बोला कि गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या सूत्र होता है? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता 3/2 K इंटू T। यहां पर K गतिज ऊर्जा नहीं है, यहां पर ये K ही गतिज ऊर्जा है, लेकिन यह K क्या है? यह बोल्ट्जमैन नियतांक है। और T क्या है? तापमान, जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर भी कहते हैं। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या गया? 3/2 kT। बोला फिर से इस लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m ke के जगह क्या लिख दो? 3/2 kT रख दो। और जैसे ही आप इसको यहां पर रखेंगे तो आपके पास फिर एक नया सूत्र उत्पन्न होकर के आ जाएगा। किसके लिए? गैस के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2 इंटू m इंटू 3/2 इंटू k इंटू t। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो h बाई रूट अंडर 3m k इंटू t। यह सूत्र निकल के आ गया। लेकिन यह सूत्र किसके लिए था? यह सूत्र गैस के अणु के लिए था, यह सूत्र गैस के परमाणु के लिए था, जो किसी तापमान टेम्परेचर T पर
मौजूद थे। हाँ, यह बात अलग है कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में होना चाहिए। तो इस प्रकार उसी द्रव्य का, तरंग दैर्ध्य का अलग अलग फॉर्मूला निकाल करके रख दिया गया, बहुत ही आसान सूत्रों में रखा गया, ताकि जब आप सवाल बना रहे हो, न्यूमेरिकल बना रहे हो, तो बड़े आसानी से चुटकी बजाते ही आपसे सारे सवाल निकल जाए, सारे सवाल बना ले। तो इसीलिए अब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने आप सभी के लिए सारे फॉर्मूलाज को लिख दिया एक जगह पर। देखिए सारे फॉर्मूलाज जो अभी हमने डेरिवेशन किया, ऐसा नहीं किया कि रटवा दिया, हाँ बेटा लैम्डा का वैल्यू ये रट लो, लैम्डा का वैल्यू ये रट लो, पहले मैंने बता दिया कैसे आया। हाँ, याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें कॉम्पिटिशन बड़ा ज्यादा है। तो हाँ, कंसेप्ट तो आना चाहिए, कंसेप्ट के साथ अगर कुछ चीजें आपको याद रहती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप लोगों से आगे निकल जाओगे और यह चांस बढ़ जाता है क्या चीज का, डॉक्टर बनने का आपका। तो जो आपका सपना है वो पूर्ण हो सके, तो हाँ, चीजों को समझ के याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, खाली समझने से काम नहीं चलेगा। भूल गए फॉर्मूला तो थोड़ी आप किताब निकाल करके देखोगे, क्योंकि सीट्स कम है। इसीलिए मैंने पहले समझा दिया, अब चीजों को एक जगह पे लिख दिया, कंडीशन भी लिख दिया, और आप पॉज करके इस चीजों को लिख लीजिए अपने कॉपी में भैया, और डेली देखा करो। जैसे भगवान का दर्शन करते हो वैसे इन फॉर्मूला, इन सूत्रों का भी दर्शन करो। भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है और ये सूत्र भी जरूरी है भाई एम्स में जाने के लिए, नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सारे सूत्र वही हैं जो मैंने अभी तुरंत आपके लिए प्रूफ किया, निकाल करके आपको दिखाया। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv कब लगाएंगे, जब द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो और वेग का मान दिया गया हो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p कब लगाएंगे, जब संवेग डायरेक्ट आपको दे दिया गया हो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई 2m qv कब लगाएंगे, जब आवेशित द्रव्य आपके पास मौजूद हो, उसका द्रव्यमान और विभवांतर मौजूद हो जिसमें उसको रखा गया है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 3m kt कब लगाएंगे, जब गैसेस, मॉलिक्यूल या परमाणु, जिसको एटम कहते हैं और मॉलिक्यूल को अणु, उस केसेस के लिए लगा सकते हैं जब आपको तापमान दिया गया हो। बोल्ट्जमैन का आपको वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m ke कब लगाएंगे, जब आपको गतिज ऊर्जा का मान आपके सामने में सवाल में दिया गया होगा और साथ ही साथ उस द्रव्य का द्रव्यमान भी दिया हुआ हो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m ev कब लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन का आपको तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए दिया गया हो। तो सवाल में अब तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन का दे दिया, तो आप बैठ करके मास, एच और ये सब नहीं लगाएंगे। हाँ, वो तरीका है कि आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, आंसर तक तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन तब तक आपसे एग्जाम में 10 सवाल छूट चुका होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपसे 10 सवाल छूटे, बल्कि आप 10 सवाल उसको लगा ले और +4 इंटू 10 40 मार्क्स गेन करें। ठीक है बेटा, तो ये सारे सूत्र बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आइए इन सारे सूत्र और इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपन एक सवाल लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हमने पढ़ा है उनसे सवाल लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े ही ध्यान से बनाइएगा। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भौतिक रासायनिक विज्ञान है उसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत सही से करना होता है, और साथ ही साथ जो कन्वर्जन होता है ना यूनिट का, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके +4 और -1 के बीच में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, चीजें आपको पता है, हड़बड़ी में एग्जाम में बैठ करके आप क्या करते हैं, यूनिट वगैरह देखते नहीं और बस सवाल लगा देते हैं, फॉर्मूला बैठा देते हैं, और उनमें से एक, अब एनटीए वाले बड़े होशियार है भाई, नीट वाले बड़े होशियार है, जो एग्जाम के पेपर को सेट करते हैं, उनको पता होता है भाई कि अगर आप कोई भी यूनिट में इधर उधर किए और जैसे ही आपने यूनिट में इधर उधर किया, क्या होगा पता है, यूनिट में इधर उधर करते ही आपका एक उत्तर दिए गए ऑप्शन में मिल जाएगा, और आप एग्जाम में रीचेक नहीं करोगे। क्योंकि ऐसे तो आपको आदत होती है घर में कि हाँ एक बार बनाए, आंसर चेक किए, गलत हुआ फिर बना लिए, लेकिन इस आदत को बदलिए और प्रयास ये करिए कि एक बार में ही आप सही उत्तर तक पहुंच पाए, और वह तभी होगा जब आप पूरे ध्यान के साथ सवाल को बनाएंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि जब 13.26 ग्राम का कण 100 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रहा हो तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करो। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है,
द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहां पर मास कितना दिया हुआ है 13.26 ग्राम, और वेग कितना दे दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखो, यहां पर जो तरंग दैर्ध्य है वह किस में दिया हुआ, वह मीटर में दिया हुआ है। अब आंसर तो ऐसा यूनिट में है। अब एक ना वेग तुम्हारा ऐसा यूनिट में है, ना मास तुम्हारा ऐसा यूनिट में है, तो हम लोग उन दोनों को ऐसा यूनिट में बदलेंगे। तो इसको अगर केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे 13.26 इंटू 10⁻³ kg। और जब इसको वेग को तुम ऐसा यूनिट में बदलोगे तो इसको मीटर में बदलना होगा, इसको सेकेंड में। तो 100 इंटू किलोमीटर की जगह 1000 और आवर की जगह 60 इंटू 60 कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, आप चाहो तो डायरेक्ट 5/18 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं बेसिक तरीका से जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये 60 का ये 0 कट गया, आपके पास क्या बच गया 10⁻³ अब आपके पास एम बी और वी भी है, तो आपको सूत्र याद है कि लैम्डा इज इक्वल टू अपन क्या लगा सकते हैं h/mv। यही सबसे उपरोक्त सूत्र है यहाँ पर लगाने के लिए। h के जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻34। अब डायरेक्ट उसका जूल सेकंड लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जूल सेकंड भी आपका ऐसा यूनिट है और ये सारी चीजें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब m के जगह बेटा क्या लिखेंगे 13.26 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऊपर चल जाएगा 36। अब ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, ये 18 आ गया, और इसको अपन 1.8 इंटू 10⁻34 नहीं 33 मीटर लिख सकते हैं। अब उपरोक्त दिए गए ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यस ऑप्शन बी आपका सही है। बड़ा ही आसानी तरीका से निकल गया, बस याद क्या रखना है कन्वर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे एक सवाल लगाया जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। बड़े ही आसान सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन हाँ बस चीजें क्या होती है, कोई भी चीज आसानी होती है बेटा, अगर तुम्हें समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई तो टफ है। अब मान लो तुमने कभी ABCD देखा ही नहीं और तुमसे पूछ लिया जाए ABCD क्या है, हाँ किसी के लिए ABCD बड़ा आसान है, जो 3 साल का बच्चा वो भी बता देता है, लेकिन कोई 50 साल का बूढ़ा है वो भी नहीं बता सकता ABCD क्या है। तो ये डिफरेंसेस तो आती ही है अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होती है तो। अब यहां पर सवाल क्या है, आइए देखते हैं। सवाल यह है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को 6 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। अब यहां पर क्वेश्चन में एक चीज दे दिया गया हिंट के तौर पे, किसी इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां तरंग दैर्ध्य तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। अब आप बताइए कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m⁴ वाला सूत्र लगाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू √150/v वाला सूत्र लगाएंगे। हाँ इसका ऐसा यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बच्चे फंसते हैं, फॉर सूत्र तो याद रहता, अब लास्ट का यूनिट ही याद नहीं। अब यूनिट नहीं याद होगा तो क्या होगा, यहां पर अगर यूनिट मीटर में दे दे और 1-2 एंगस्ट्रॉम में दे दे तो तुम तो हो जाओगे भाई पागल। तो पागल हम तुमको होने नहीं देंगे, तुमको याद दिलाते रहेंगे कि बेटा यूनिट याद रखो याद रखो। अब यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला लगाना बड़ा ही आसान है, बैठ के h/√2m³ मत लगाने लगना, फंस जाओगे यार फालतू में। तो फंसोगे क्या चीज में, उत्तर यहीं पर पहुंचोगे, फंसोगे कैलकुलेशन में, थोड़ी देर बाद तंग आ जाओगे, कैलकुलेट नहीं होगा और छोड़ दोगे फिर सवाल को। तो अपने को वो काम करना ही नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे 150, और यहां विभवांतर आपको दे दिया 6 वोल्ट, 6 लिख दो, इसको काट दो, यहां 25 आ जाएगा, और ये जो 25 आया है रूट अंडर से बाहर निकालोगे 5 आएगा। तो यहां पर जो तुम्हारा तरंग दैर्ध्य निकल करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, वह कितना आ रहा है 5 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने ये सवाल सिर्फ सवाल बनाने के लिए नहीं बताया, इससे भी तुमको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आप बहुत सारे द्रव्य को देखते होगे आसपास में, खुद भी द्रव्य हो यार, कोई और चीज थोड़ी हो, तुम ऊर्जा थोड़ी हो। हाँ तुम में ऊर्जा समावित है, लेकिन हो तो द्रव्य ना, क्योंकि और बहुत सारे द्रव्य को अपने आसपास में देखते होगे। तो जब तुम बहुत सारे द्रव्य को अपने आसपास में देखते होगे तो तुमको उनमें तरंग व्यवहार नजर ही नहीं आता। अब बोलते हो किस तरह इमेजिन कैसे करें, तो देखो इमेजिन का तो बात ऐसा है कि कैसा नजर आता है यह आज तक किसी को नहीं पता चला है, तो हम तुमको इमेजिन भी नहीं करा सकते। हाँ फील कर सकते हो कि हाँ वेव है तो चारों तरफ फैल ही रहा होगा,
प्रोपागेट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा मूव करने का या फैलने का। ठीक, अब जो भारी चीजें हैं, भारी द्रव्य है, उनमें यह व्यवहार क्यों नहीं जल्दी से नजर आता, उसके पीछे कारण देखो। आओ तुम्हें मैं कारण दिखलाऊं। यहां पर वजन बहुत कम है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर ये जो वजन है, यहां पर ये जो वजन है 13.26 ग्राम, बहुत ही कम है। आप नॉर्मल लाइफ में देखो 13 ग्राम क्या होता है यार, 10 ग्राम कुछ होता है क्या? अगर तुमको 10 ग्राम है ना, खाना दे देंगे, नहीं अरे बोले कुछ नहीं, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन देखो इतना वजन होने के बाद इसका वेवलेंथ देखो कितना कम आ रहा है, -33 मीटर। मतलब यहां पर अगर यह तरंग व्यवहार दर्शा भी रहा है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वह इतना कम है, इतना कम है कि बता नहीं सकते यार कितना कम है। कैसे बताए, बताओ यार। अब यहां पर ये इतना कम हो गया कि इस तरंग दैर्ध्य इसका इतना कम हो गया कि हम ये तरंग के तरह व्यवहार प्रदर्शित करने के बावजूद हमको तो लग रहा है कि वो सीधा ही ऐसे जा रहा है, वैसे लचकते मचकते नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही वजन को तुमने बहुत कम किया, बहुत कम किया, तुम्हारे सामने चीजें बदल जाएगी, तुम्हारे सामने चीजें बदल जाएगी। और देखो बदलने के बाद क्या हुआ, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन लिया और वजन बहुत कम किया, इसका जो तरंग दैर्ध्य था वह देखो बढ़ गया, 5 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब जो इसके कारण तरंग बन रहा होगा, अब देखो ये डायग्राम बना रहे हैं लेकिन ये डायग्राम सही नहीं है, मैं बस तुमको फील कराने के लिए बना रहा हूं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि अरे यार मैटर वेव का डायग्राम बना के दिखाओ, बोलना यार नहीं बना सकते हैं। और अगर कोई बना रहा है गलत है, तो फिर क्यों बना देते हैं? बस मान लिया गया है ताकि थोड़ा सा फील आ सके। लेकिन वास्तविक बात क्या है, ये जो राज की बात है ना, वो राज की बात क्या, बताना मत किसी को। राज की बात क्या है कि मैटर वेव को नहीं फील कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसे समझो कि इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 13.26 ग्राम वाला से। तो इससे यह समझ में आया कि जो द्रव्य है जितना छोटा होगा, जितना उसका वजन कम होगा, उसमें तरंग का व्यवहार उतना ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को तो अच्छा से पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से और क्या घटनाएं घटी? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से सिर्फ द्रव्य का तरंग व्यवहार प्रदर्शित नहीं हुआ, सबके सामने में उजागर नहीं हुआ, बल्कि साथ ही साथ एक और चीज, एक और घटना घटी। वह घटना थी कि बोहर का एक रूल था जिसको क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं, और हिंदी में बोहर की परिमाणीकरण नियम का प्रमाण कहते हैं। वह भी गलत साबित हो गया, और जैसे ही यह गलत साबित हुआ, डी ब्रोगली एक और कारण बन गए बोहर मॉडल को रिजेक्ट करने के लिए। क्योंकि बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था, वो मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण मान करके दिया था। करण नहीं बोल रहे हैं, कण बोल रहे हैं, कण कण मान करके दिया था। लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को प्रदर्शित किया, उसका मॉडल फ्लॉप हो गया। अब बोले कि जैसे ही किया खाली उसी से मॉडल फ्लॉप हो गया? नहीं, उसने उसके खुद के रूल को चैलेंज करवा दिया। बोला क्या इन्होंने कि बोहर का एक रूल है, कौन सा? क्वांटाइजेशन, कौन सा? mvr = nh/2π, बड़ा फेमस सा रूल है। अब इस रूल को बोहर से पूछा गया कि भाई अगर तुमने इसको कण के तरह माना है तो इस रूल को प्रूफ भी तो करो। हवा हवाई में बात कर रहे हो कि ऊपर ऊपर बात कह दिए कि हाँ ये होता है, मान लो। अरे विज्ञान है, कैसे मान ले? मानते मानते कुछ है नहीं, हम मानना कुछ नहीं है। आप इसको प्रूफ करिए।
पहले तो लोगों ने मान लिया था भाई, लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली ने तरंग व्यवहार दिया तो बोलो भाई, उनसे पूछा कि यह जो फॉर्मूला है, क्या कण, जब इलेक्ट्रॉन को कण के तरह माना जाए तब भी क्या यह फॉर्मूला लग सकता है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसका जवाब किसके पास था? डी ब्रोगली के पास था। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा इसको समझाने के लिए मैं कुछ चीजें तो बोर की लूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि उस चीज को समझाने के लिए बोर की तो लूंगा भाई, कुछ चीजों को, कुछ प्रमाणों को तो लूंगा, परिमाणीकरण को तो लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स को समझते हैं। एक टर्म होता है स्टैंडिंग वेव। अब ये स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव का अर्थ क्या है? तुम एक रबड़ ले लो, उसको दो एंड पे जोड़ दो और ऐसे करके मारो, टन देने से ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगेगा। यह किस प्रकार का एक वेव है? स्टैंडिंग वेव है। अब स्टैंडिंग वेव का एक बड़ा खासियत है। जनरली जब हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं, ज्यादातर जब अपन वेव को परिभाषित करते हैं, तो वेव को परिभाषित करते हुए हम यह बोलते हैं कि वेव क्या है? वेव एक एनर्जी कैरियर है जो एनर्जी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन स्टैंडिंग वेव क्या पता है? ये एनर्जी कैरियर नहीं है, एनर्जी को लेकर के नहीं जाता, बल्कि एनर्जी स्टोरर है। इसमें एनर्जी को ये थाम के रखता है अपने पास। अब आपके मन में आएगा सर ये थाम के रखता है तो क्या कभी इससे एनर्जी निकलती नहीं है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नहीं। तो आपके मन में फिर आएगा क्या ये कभी रुकेगा ही नहीं? तो मैं कहूंगा नहीं। फिर आप बोलोगे सर कभी नहीं। मैं बोलूंगा फिर से, ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं रुकेगा। हाँ, कंडीशन है। बोलोगे क्या कंडीशन है? यही स्टैंडिंग वेव अगर वैक्यूम में क्रिएट हो रहा हो। वैक्यूम का मतलब कहां क्या होता है? जहां पर हवा है ही नहीं, जहां पर एयर है ही नहीं, अगर वहां पर क्रिएट हो रहा होगा तो वो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जहां पर हवा है और अगर वहां पर ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रहा होगा, वहां पर ये स्टैंडिंग वेव बन रहा होगा, तो वह रुकेगा। कारण वहां पर जो एयर है वह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वह उसको रोकने का कार्य करेगा। हवा इससे ऊर्जा छीनेगा। लेकिन अगर वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो वह कभी भी अपनी ऊर्जाओं को कम नहीं करेगा, और जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था हमेशा होते रहेगा। इसका अर्थ स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव एनर्जी स्टोरर है, एनर्जी अपने अंदर रखता है, संभाल के रखता है, देता नहीं है किसी को। होता है पर देता नहीं है। यहां पर क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन को तरंग के तरह तो मान लिया गया था, वेव की तरह तो मान लिया गया था, लेकिन अब वेव में भी वो किस प्रकार का वेव की तरह उसको माना गया? तो बोला गया जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह है। फिर बोला गया सर क्यों? अब इलेक्ट्रॉन एटम कितना छोटा, उसमें स्पेस कितना कम, क्या उसमें हवा मौजूद हो सकता है क्या? तो बोलोगे सर चांस है लेकिन बहुत कम, 0.00000000000 जितना जीरो मानने लगा लो उतना 1%। तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर। हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, तरंग है, तो वह एक स्टैंडिंग वेव है। क्यों? क्योंकि बोर ने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक कक्षक में घूम रहा है, मान लो यह न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब तक उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल 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 गोल, तो वह इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करेगा, कभी भी ऊर्जा को कम नहीं कर सकता है। और अगर सवाल उठता, बोलेगे सर क्यों नहीं कर सकता है? तो अगर कम करता तो इलेक्ट्रॉन
का ये जो कक्षक का त्रिज्या है वह धीरे धीरे कम होते जाता, कम होते जाता, कम होते जाता, और एक ऐसा समय आता ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाता। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिरता क्या होता? बूम, ब्लास्ट होता। मतलब जहां बैठे वो बूम, पता चला तुम भी बूम। आ रहा बात समझ में? लेकिन क्या ऐसा होता है? बोला नहीं। अर्थात वह अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी ऊर्जा को संभाल के रखा हुआ है जब तक वह एक कक्षक में मूव कर रहा है। तो मैंने अभी यही तो समझाया कि स्टैंडिंग वेव भी तो कुछ इसी प्रकार से है, वह एनर्जी स्टोरर है, एनर्जी कैरियर नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को कैसा माना गया? स्टैंडिंग वेव के तरह मान लिया गया जब वह किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा होगा तो माना गया। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का या तरंग व्यवहार हमेशा स्टैंडिंग वेव होगा, नहीं। क्या तुम इसका डायग्राम बना सकते हो? बोलना नहीं। फिर क्यों बना रहे हो? तो बोलना इसको प्रूफ करने के लिए। होगा तो कुछ इस प्रकार का हो सकता है, हो सकता, अनुमान लाया गया। तो बोला फिर किस तरीका से इसको प्रूफ किया जाए? तो आइए देखते हैं इसको किस तरीका से प्रूफ किया जा सकता है। बोला क्या गया? यह नाभिक है, यह एक परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो कैसा वेव है? स्टैंडिंग वेव है। और तुमको पता है कि कोई भी वेव का जो लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। यही तो वेवलेंथ होगा ना, एक वेव का जो लेंथ है वही तो वेवलेंथ है। तो अब बोला क्या गया कि अगर वो स्टैंडिंग वेव है तो वो हमेशा एक वेव होगा, दो वेव होगा, तीन वेव होगा, चार होगा, 4.5 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा। कारण इलेक्ट्रॉन को तुम क्या और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। इसका अर्थ क्या? वो हमेशा 1, 2, 3, 4 इतने ही वेव्स बनाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ? एक वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, और ये चौथा वेव। तो ये जो वेव की संख्याएं हैं ना वो हमेशा क्या होंगी? मान लो इस वेव की संख्याओं को n मान रहे हैं तो वो हमेशा इंटीजर्स होंगी, या तो 1, या तो 2, या तो 3। दशमलव में कभी भी नहीं होगी 1.2, 2.3। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक, कभी ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को कभी तुम तोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता नहीं, इलेक्ट्रॉन को तुम कभी तोड़ नहीं सकते। और दूसरा, अगर ये आधा हो जा रहा है तो वह कभी भी मिलन जो है वो विनाशी हो जाएगा। अगर जैसे ही तुम दशमलव में बात करोगे तो ताकि ये मिलन रचनात्मक रहे। अब बोलोगे सर विनाशी हो गया तो क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन तो वेव है, विनाशी भी हो गया तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर विनाशी हो गया तो वह, इसका अर्थ यह होगा या तो वह कुछ ऊर्जा किसी से ले लेगा या तो वह ऊर्जा दे देगा, और यह कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तक कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर किसी एक कक्षक में मंडरा रहे हों, घूम रहे हों। कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अर्थात फिर वही होगा, अगर ऊर्जा दे दिया तो फिर विनाशी बनाएगा, फिर ऊर्जा देगा, फिर विनाशी बनाएगा, फिर ऊर्जा देगा, फिर विनाशी बनाएगा, और एट लास्ट वो इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक से टकराएगा और क्या होगा? बूम। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसका अर्थात क्या है कि जितनी बार भी मिलन होगी रचनात्मक होगी, और रचनात्मक जब भी होगी तो इंटीग्रल वैल्यू में ही नंबर आएगा। तो अब तुम यहां पर देख रहे हो, यहां पर 4 आ रहा है, 5 आएगा। तो मान लो कोई nth शेल है, और अगर वो nth शेल है तो उसमें जो नंबर ऑफ वेव्स बन रहे होंगे, वेव्स की जो संख्याएं होंगी वह भी n होंगी। अर्थात उस वेव, उस nth शेल में, उस nth कक्षक में कितने वेव बन रहे होंगे? तो n वेव बन रहे होंगे।
तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि देखो यहां पर जो सरकमफेरेंस है इस सर्कल का, इस कक्षक का 2πr, वह क्या है, वह इस 4 लैम्डा के बराबर है। मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 2πr इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो nth कक्षक होगा, अगर उसकी त्रिज्या rn है तो उस कंडीशन में 2πrn इज इक्वल्स टू n लैम्डा होगा। लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई संदेह की बात है नहीं। अब डी ब्रोगले का देखो यहां पर रोल आएगा। डी ब्रोगले ने क्या कहा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, h/mv, ये हो गया 2πrn। इस mv को उठा के इधर लाओ, 2π को इधर लेके जाओ, बन जाएगा mv। इसको n लिख लो कि यह वेग है nth कक्षक में, तो mvn rn इज इक्वल्स टू h/2π। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना प्रूफ। लेकिन ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को मान करके मॉडल दिया जाए तो। लेकिन बोर ने क्या माना था, उसके कण व्यवहार को माना था, कण के व्यवहार को माना था, जिस कारण आगे चल करके बोर का वो जो मॉडल था फ्लॉप हो गया। जैसे मूवी फ्लॉप हो जाती है ना, कुछ दिन चलती है फिर फ्लॉप, वैसे बोर का जो मॉडल था वो कुछ दिन तो चला, लेकिन जैसे ही डी ब्रोगले आया वो फिर से फ्लॉप हो गया। आओ आगे देखते क्या हुआ। आगे फिर से उसी चीज को मैं समझाऊंगा कि कभी भी मिलन रचनात्मक होगा, इन फेज होगा, कभी भी आउट फेज नहीं होगा, विनाशी मिलन नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, याद रखना, बूम। तो बूम तो होने वाला है नहीं तो तुम भी बूम, हम भी बूम, सब बूम, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो हमेशा n का वैल्यू 1 2 3 4 आएगा। अब तब जब तुम आगे पढ़ोगे क्वांटम के बारे में, तो mvr इज इक्वल्स टू nh/2π जो तुम लिखते हो, ये n क्या है, यह n मुख्य क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम नंबर है। आ रही है बात समझ में? यह n किस चीज को दर्शाता है, यह मुख्य क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अब आपके मन में आ रहा है, यह मुख्य क्वांटम नंबर क्या चीज को दर्शाता है, ये कक्षक को दर्शाता है। अगर n का मान 1 है अर्थात वह कक्षक संख्या उसकी 1 होगी। और इससे एक बात और निकल के आता है कि अगर उसकी कक्षक संख्या 1 है तो उसमें प्रेजेंट तरंग, तो तरंग की संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। तो इससे आपको बहुत सारी बातें पता चली, लेकिन मेरे दिमाग में एक अपनी परिकल्पना निकल करके आती है। वह परिकल्पना क्या है ना, कि हमको ऐसा लगता है कि जो बोर है उसको शायद mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, ये जो फॉर्मूला, ये जो सूत्र सभी के सामने दिया, इसके पीछे उसको कारण पता होगा। उसको यह भी पता हो सकता है कि उसको पहले से पता हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें तरंग व्यवहार मौजूद है, यह बात पहले से ही पता हो। ऐसा भी होने का चांस है, पहले ही से पता हो। क्योंकि तुम ही सोचो ना, क्या कोई व्यक्ति किसी भी सूत्र को ऐसी हवा में थोड़ी दे सकता, फिर तो वही बात हो गई ना कि रात को सपना आया सुबह दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अब तुम्हारे मन में, मेरे मन में भी ये सवाल आया कि फिर उन्होंने ये बात बताई क्यों नहीं। अगर वो ये बात बता देते ना तो उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो फ्लॉप हो जाता। तो वह सोचे होंगे, अगर तुम भी उसके जगह रहते या हम भी रहते, यार रहने दो ना, थोड़ा एक बात छुपा लेते ना, किसी को तो पता है नहीं, थोड़ा दिन तो पिक्चर चल जाएगा। लेकिन झूठ का एक ना एक दिन अंत होता है, ऐसा मेरा परिकल्पना है। किसी किताब में नहीं लिखा गया है तो इसको आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ तो हमको ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आई होप आपको मजा आया होगा इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ करके, ये डी ब्रोगली की परिकल्पना को पढ़ के। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।